हेलो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं तो कक्षा 11th है। परमाणु संरचना चल रहा है आज की क्लास में, ठीक है। और ये शायद अपना 5वां या चौथा या 5वां वीडियो होगा जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं क्या, हुंड का नियम, ठीक है। और हुंड और अब्बाऊ का नियम हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। अब्बाऊ के सिद्धांत और हुंड का नियम, पाउली का पोर्जन नियम पढ़ेंगे। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोग बने रहे, ठीक। कल हम लोग पढ़े थे भाई एन प्लस एल रूल किसे कहते हैं। एन प्लस एल रूल हल्का से बता दे। एन प्लस एल रूल में जो एन होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या होता है, जो एल होता है वो क्या होता है भाई, द्विगंशी क्वांटम संख्या होता है, ठीक। आपसे कोई पूछ दे कि एन प्लस एल रूल होता क्या है भाई, इसका नियम बताए क्या होता है, तो आप सिंपल बताइएगा कि एन प्लस एल रूल की सहायता से हम उच्चतम ऊर्जा स्तर की पता लगाते हैं, ठीक है। कि दो उपकोषों में किसकी उच्चतम ऊर्जा स्तर ज्यादा होती है। कल के क्लास में हम देखे थे एन प्लस एल रूल पे कुछ क्वेश्चन देखे थे। कैसे एक क्वेश्चन लेकर हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कल के क्लास में हम देखे थे कि यदि आपके सामने ऐसे लिख ले 3p2 और याद है 3d1, जैसे ये दे दे दो पूछ है भाई और इनमें पूछ रहे कि किसकी ऊर्जा स्तर ज्यादा होती है, अधिक होती है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर n प्लस एल रूल लगाइए और यहाँ पर भी n प्लस एल रूल लगाइए। यहाँ जब लगाएंगे तो n का मान 3 होता है और p के लिए l का मान क्या होता है भाई 1 होता है। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4। यहाँ लगाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, प्लस d के लिए l का मान कितना होता है 2, जब जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5। आई बात समझ। तो भाई अब देख सकते हैं 4 अधिक है कि 5 अधिक है, तो अब देख रहे हैं कि 5 अधिक है, इसलिए 3p2 से 3d1 जो है इसकी ऊर्जा स्तर क्या है भाई, ज्यादा है। ऊर्जा स्तर इसकी ज्यादा है, किससे भाई, इससे। कैसे हम पता लगाए, n प्लस एल रूल की सहायता से। कल ये भी देखे थे कि यदि ऊर्जा स्तर बराबर आ जाए तो हम क्या करते हैं कि जिसकी क्वांटम संख्या ज्यादा होती है ना, क्वांटम संख्या ये वाला मान जिसका अधिक होता है उसी का ऊर्जा स्तर अधिक माना जाता है, ठीक है। एन प्लस एल रूल की सहायता से कल की वीडियो में हम यहाँ तक बता चुके हैं, ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे भाई हुंड का नियम। आप लोग हेडिंग बना ले, हुंड का नियम छोटा नियम है, ये कुछ खास नहीं बोला था। हुंड का नियम है, पाउली पोर्जन नियम है। सबसे पहली बात आप हुंड का नियम बना ले, हेडिंग। हेडिंग का नाम है हुंड का नियम। हुंड का नियम, ये नियम क्या कहने वाला है, हुंड का नियम। ये नियम ये कहता है कि किसी भी कक्षक में पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरे जाते हैं, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भरे जाते हैं, ठीक। बस इसने यही बताया था। हुंड ने क्या बोला था कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्लॉकवाइज भरे जाएंगे, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भरे जाते हैं, ठीक। तो लिखे इस नियम अनुसार, क्या लिखेंगे, इस नियम अनुसार, इस नियम इस नियम अनुसार, इस नियम अनुसार, नियमानुसार, नियमानुसार, इस नियमानुसार पहले कक्षक में, पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरे जाएंगे, क्लॉकवाइज भरे जाते हैं, क्लॉकवाइज भरे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भरे जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भरे जाते हैं, वाइज भरे जाते हैं, भरे जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भरे जाते हैं। अब क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज मतलब वैसे इलेक्ट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रॉनों के चक्र जिधर सुई की घड़ी की दिशा होती है भाई, घंटे या मिनट जो भी हो वो दिशा करती है, तो जो सुई की दिशा में चले उसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं। क्लॉकवाइज को इस सिंबल से लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे। बस ये क्लॉकवाइज को बताता है। ऐसे कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे सबसे पहले, इसके बाद एंटी क्लॉक की बात आती है, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉक की जब बात होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे, उल्टा ऐसे,
ठीक। ये है, जैसे में आप देख सकते हैं, यदि हम आपसे कह दें कि 3p5 के लिए आप कक्षक भरे, 3p पाई के लिए, तो पाई ये p में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 5 है, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉनों के लिए तो आप जानते हैं कि 5 ऐसे बनता है, ठीक हो गया। 3p5 के लिए 5 इलेक्ट्रॉन भरना है इसमें, इस कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का। तो सबसे पहले आप कैसे भरेंगे, क्लॉकवाइज ऐसे भरेंगे, ई ना कि ऐसे। ऐसे इलेक्ट्रॉन पहले नहीं भरे जाते। हुंड बस यही बोलने के लिए भाई आया था कि कक्षक में जब भी इलेक्ट्रॉन भरना कैसे भरना, सबसे पहली बात क्लॉकवाइज भरते जाना। पहले इसमें 1 2 3 भर दिए, चौथा जब इलेक्ट्रॉन पुनः इसी में भरने आना ना तो ऐसे भरना है, ऐसे, फिर इसमें आना ऐसे। तो 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। बस यही हुंड का नियम है, डायरेक्ट। सबसे पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, क्लॉकवाइज, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भरा जाता है, फिर इसके बाद इसका क्या होता है भाई, युग्मन होता है, ठीक। तो ये है छोटा सा हुंड का नियम, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है। तो आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख सकते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है भाई पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है। पाउली ने क्या बोला था भाई, पाउली वैज्ञानिक नाम है, इसने अपना एक नियम दिया था। इसने ये बताया था, पाउली का अपवर्जन नियम ये कहता है कि किसी भी परमाणु में, ठीक है, किसी भी परमाणु आप ले लें, कोई भी, किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती है। पाउली बस यही बोला था, आप कोई भी उठा ले, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती है। किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती है। यही बोलने वाला बात कौन थे भाई साहब, पाउली अपवर्जन नियम। बस इतना ही बोला था। क्या लिखेंगे, लिख ले नियम कि किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की, दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती। चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती, संख्या समान नहीं होती है, समान नहीं होती है, चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती। सिंपल यही बोला था कि किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती। अब कोई भी परमाणु ले ले, तो चारों क्वांटम संख्या आप उठा के देख सकते हैं। जैसे में एग्जांपल के तौर पे हम ले ले, कोई भी किसी भी परमाणु के कोई भी इलेक्ट्रॉन ले ले, 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती है। जैसे कि हम 3p4 ले लें, ठीक है, 3p4 ले लें, ठीक है। तो 3p4 की जब हम चेक करेंगे भाई चारों क्वांटम संख्या, तो क्या बराबर होगी, आप देख सकते हैं। सिंपल क्या करेंगे, इसका जब इसका n का मान बताएंगे तो n का मान क्या होगा, 3 होगा। l का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। m का मान कितना हो जाएगा भाई, p के लिए 3 बनता है, या 0 रहता है, या -1 रहता है, या +1 रहता है, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 4, तो 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाएगा ऐसे, तो m का मान -1 हो जाएगा, और s का मान चौथी गिनती जो है उल्टा खत्म हुई है, तो s का मान -1/2 हो जाएगा। ये बताना 3p4 के लिए क्या चारों क्वांटम संख्या का मान समान है। यहाँ देख सकते हैं n का मान कुछ और है, मुख्य क्वांटम संख्या का, द्विवंशी का कुछ और है, यहाँ पर m का कुछ और है, s का कुछ और है। तो बस यही बोला था इसने, यही बोला था किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या भाई समान नहीं होती है। कोई भी उठा सकते हैं, कोई भी आया। और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे कि कोई कहेगा भाई 1s2 ले ले, 1s2 के लिए चारों क्वांटम संख्या कोई दिक्कत नहीं आ जाए। n का मान कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। s का मान जब निकालेंगे, ये s का है l का मान, तो s के लिए जो होता है ना भाई l का मान वो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद आगे चलेंगे, m निकालेंगे, तो m के लिए भी मान जब आप निकालेंगे ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, लेकिन इसके ऊपर 0 लिखा जाता है, तो m का मान क्या आ जाएगा, 0। और s का मान लिखेंगे तो s का मान -1/2। ये बताए क्या ये मान सेम आया चारों क्वांटम संख्या, तो 2 तो बराबर है, द्विगंशी और चुंबकीय, बट मुख्य क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या जो है, क्या ये मान बराबर है,
तो नहीं है। तो बस इसी को बताने वाला कौन थे भाई साहब, पाउली साहब थे, ठीक है। यही बताए थे पाउली का पोर्जन नियम। सिंपल ये कहता है, तो सिंपल बताइएगा, किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती है। बस वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर ले। इतनी ही बातें बोला था ये, और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला था, ठीक है। तो देख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्या है अब बाहु के सिद्धांत में, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले। देख सकते हैं अपने सामने भाई, नेक्स्ट हेडिंग जिसका नाम है अफबाहु का सिद्धांत, ठीक है। इसके बारे में आज है कि अफबाहु के सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आप सिंपल बताइएगा कि भाई पहली बात ये कि अफबाहु कोई वैज्ञानिक नहीं है। जैसे हुंड है, हुंड वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। पाउली, पाउली साइंटिस्ट नाम है। बट अफबाहु का जो सिद्धांत है, नाम ऐसा लगता है कि कोई सिद्धांत मतलब अफबाहु का सिद्धांत कोई अफबाहु वैज्ञानिक होगा, बिल्कुल नहीं। ये चीज आप याद कर ले अभी भी कि अफबाहु जो है ये कोई वैज्ञानिक नहीं है, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि अफबाहु के सिद्धांत जो है क्या उसमें अफबाहु कोई वैज्ञानिक का नाम है, तो कहिएगा सिंपल नहीं। सिंपल बताइएगा भाई ये अफबाहु जो है भाई यह एक जर्मन लैंग्वेज है। क्या भाई, जर्मन भाषा है जिसके अनुसार कुछ लिखा गया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को भरना एक पैटर्न बनाया गया था। देखिए सिंपल यही है, ठीक है, और कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। तो पहली बात क्या लिखेंगे, अफबाहु के सिद्धांत। पहली बात, यह कोई वैज्ञानिक नहीं है। इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये कोई वैज्ञानिक नहीं है, ठीक है। ये कोई भाई साहब वैज्ञानिक नहीं है, ठीक है, बल्कि क्या लिखेंगे भाई, ये कोई वैज्ञानिक नहीं है बल्कि यह क्या है, जर्मन भाषा है, जर्मन भाषा है, बल्कि एक जर्मन भाषा है। लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार। अब आगे लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार, यहां से जस्ट इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से, ठीक है, निम्नतम ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में चले जाते, ठीक है। उच्चतम ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, ठीक है। बस यही है अफबाहु का सिद्धांत। अफबाहु भाई साहब तो है नहीं भाई, क्योंकि ये कोई साइंटिस्ट है नहीं। अफबाहु का कहना ये था भाई, अफबाहु जर्मन लैंग्वेज है, इसका अनुसार ये था, ये कोई वैज्ञानिक नहीं है, ये क्या है, जर्मन भाषा है। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर से में चले जाते हैं, मतलब नीचे उच्चतम ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, ठीक है। क्या था भाई, इसने एक पैटर्न बनाया था, ठीक है, जिसके अनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक विनाश करते हैं। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विनाश आप चाहे तो अफबाहु के सिद्धांत अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल ये बताया था कि 1s 2s, ठीक है, सिद्धांत ये था 1s 2s 2p, फिर 3s 3p, फिर इसके बाद 4s 3d 4p, ठीक है। ऐसा बढ़ते हुए क्रम में दिया हुआ था, ठीक है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, फिर यहाँ पर 5s, फिर 4d, फिर 5p हो जाएगा, ये 5p है, ठीक है, 5p। इसके बाद यहाँ से आ जाएगा क्या भाई, 6s, ठीक है, 6s आ जाता है यहाँ से, 5d हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से क्या, एक
और कक्षा की एंट्री मारता है जिसका नाम है भाई 4F। ठीक, फिर इसके बाद आता है क्या 6S आता है, फिर इसके बाद 6S, इसके बाद क्या आ जाएगा 5D आ जाएगा, इसके बाद आता है 6P आता है। ऐसे क्रम में बढ़ते हुए जाते हैं, यहाँ से चल के 4 मिलता है एक। ठीक है, ये पैटर्न सिंपल अब बाबू भाई साहब ने दिए थे भाई, ये कोई भाई साहब नहीं है, बार बार हम भूल जा रहे हैं। ठीक है, ये दिया था पैटर्न। ये कैसे सजाया गया है, ये ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम के रूप में इसको लिखा गया है, 1S 2S 2P 3S। सबसे पहली बात, बहुत लोग ऐसे किताबों में देखेंगे तो आप 1S यहाँ रहेगा, 2S यहाँ रहेगा, 2P यहाँ रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे तो 3S यहाँ रहेगा, 3P यहाँ रहेगा, 4S रहेगा, ऐसे ऐसे क्रम में। ठीक, आप ऐसे ऐसे चाहे तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे नहीं होता, ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे सांप की तरह ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे। बहुत सारी किताबों में ऐसे ही इसी को इस रूप में लिख दिया डायरेक्ट। ये तामझाम क्या करना, डायरेक्ट ऐसे ही याद कर लो, 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 4F, यहाँ चल के 4F एंट्री मारता। अच्छा, ये कैसे सजाया गया होगा, खुद से सोचो कि यहाँ पर हम 1S जब लिखे हैं, यहाँ पर 1S जब हम लिखे हैं तो क्यों नहीं हम 2S लिख दिए, क्योंकि 2S के साथ 2P है, बट 1S के साथ 2S हम नहीं लगाए। यहाँ पे 2S रहना चाहिए ना भाई, खुद से सोचो। यहाँ पर 1S है और डायरेक्ट क्या आ गया 2S आ गया, 2S है ही नहीं भाई। तो जब 1S है तो 1P रहना चाहिए, 1S है 2S तो है भाई, तो 1S है 2S है 2P है, 1P गायब है इसमें। क्या गायब है 1P, देखना एक चीज, बहुत जबरदस्त बात बताने जा रहे हैं। यहाँ पे 1P आ गया भाई, यहाँ पर 1P गायब है, 2S है 2P है, ठीक है, 3S है 3P है, 4S है 4S है, 3D भी है, 4P भी है, ठीक है, 4P भी है, देख लेना। इसके बाद और आगे देखोगे कि 5S है 4D है। ये डायरेक्ट जो डी उपकोष जो है ना भाई बीच में, इनमें देखना ये डायरेक्ट 4 से स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या क्या गया है भाई, ना 2D आया है, ना 2D तो भाई ज्यादा दूर चला गया, ना 1D आया है, फिर ना 2D आया है और ना ही 3D आया है। 3D आया है क्या, आया है 3D, इसको हटाओ। 1D 2D, यहाँ देखो 3D है, यहाँ से इसके पहले आने वाले 1 और 2D नहीं आए। ऐसा क्यों, क्या हुआ भाई कि ये नहीं आए, क्यों आखिर में ऐसे ही लिखा गया। डायरेक्ट डी की जब बात आई तो वो 3D से ही लिखा गया, क्यों पी की बात आई तो क्यों 2P ही लिखा गया है, क्यों नहीं 1P लिखा गया है। कभी सोचे हो कि बस इसको रट लेते हो 1S 2S 2P 3S, अब सिद्धांत यही कहता है इसमें इलेक्ट्रॉन भर डालो, ये कर डालो, ये कर डालो। ऐसा कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल देखे ये जो सीरीज बनाई गई है ना, ये सजा के है, ये बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम में लिखा गया है। और तुम्हें मालूम है इससे पहले जस्ट हम लोग पढ़े थे, आगे और देख सकते हो, यहाँ पे 4D है डायरेक्ट। देखो F भी जो एंट्री मारा है ना, ये 4 से मारा है, D तो 3 से मार दिया है, F जो यहाँ पर आया है वो कैसे आया भाई 4 से, मतलब 1F गायब है। 1F आएगा, 2F आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा भाई 3F आएगा। मतलब इतनी जो चीजें हैं इसमें से निकाल दी गई है, इसमें से ये सब क्या हो गई है भाई, निकाली गई है। देख लो इनका स्थान इसमें है ही नहीं, क्या सोच के नहीं डाले थे सब। तो हम बता दें सिंपल तरीके से कि अबाऊ सिद्धांत जो ये बनाया गया था, बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में बनाया गया था, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के रूप में इसमें दर्शाया गया है। इसका मतलब यह है कि 1S की ऊर्जा स्तर 2S से कम होगी, 2S की ऊर्जा स्तर 2P से कम होगी। सबसे हाईएस्ट ऊर्जा स्तर किसकी है, तो जो इधर तरफ सबसे आखिर में पड़ेगी उसी की ऊर्जा स्तर ज्यादा है। ये चीजें याद रखना है। जिसमें से 1P 2D 1P 1D 2D 1F 2F 3F ये सब गायब है। क्यों गायब है, तो हम बता दें सिंपल, ये ऊर्जा स्तर जो बनाई जाती है भाई, ये N+L रूल की सहायता से बनाई जाती है। और ये कल की क्लास में हम पढ़ाए थे N+L रूल। जब आप यहाँ पे रखेंगे ना, यहाँ पर 1P, तो ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। आप 1P रख के देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे 1P रखेंगे ना, जैसे यहाँ पर 1S है, इसमें जब आप N+L रूल लगाएंगे ना, N+L रूल, तो ये 1S आएगा, रखे यहाँ पर 1 है तो 1 रखे, प्लस L के लिए 0, तो यहाँ पर क्या माना है 1 आया कि नहीं, 1S संभव है। बट P के साथ ऐसा नहीं होता है, 1P के साथ नहीं होता है। जब 1 आप रखेंगे ना यहाँ पर N की जगह पर 1 और प्लस L की जगह जब आप P के लिए L का मान 1 होता है, जब दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और 2P एग्जिस्ट करता है, 1P भाई एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब 1P नहीं आएगा, क्योंकि N+L रूल पहले ही इसको बाहर कर दिया। क्योंकि जब हम 1P लेके चल रहे थे तो वो खुद 2 बना दे रहा था, इसीलिए यहाँ पर 2P से स्टार्ट होता है, 1P नहीं आता है। सेम यही कंडीशन होता है 2D, ये जो होते हैं ये N+L रूल का पालन नहीं करते हैं। ये भाई साहब जो होते हैं वो N+L रूल का क्या करते हैं भाई, N+L का पालन नहीं करते हैं।
पालन नहीं करते, नहीं करते, ये सोच लो, ये बहुत खतरनाक है सर, ये पालन वालन नहीं करते हैं। देख सकते हैं आप, 1D भी रखेंगे ना, 1D, देखिए ये क्या देगा हमें, 1D रखे हैं, यहाँ पर 1 रखो और डी के लिए कितना एल का मान होता है भाई, तो 2 होता है, एन प्लस एल रूल लगाओ यहाँ पर, 1D है, ठीक है, 1D, एन प्लस एल रूल जब लगाओगे यहाँ पर तो 1 हो गया, डी के लिए एल का मान 2 होता है, जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3D। तो देखो डी जब भी स्टार्ट होता है वो 3D से ही होता है, ना 1D आएगा ना 2D आएगा। 2 भी रख के चेक करते हो, जब 2D जब रखोगे ना तो इसके लिए एन प्लस एल रूल लगाओ जरा, एन प्लस एल रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस डी के लिए 2 और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4D, जो कि 4D है इसमें, यहाँ है देखो। इसलिए भाई ये इसमें से निकाल दिए गए हैं, बाहर हटा दिए गए हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ये ऊर्जा स्तर संभव ही नहीं है भाई, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं ये, इनको साइड में हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है, तो सिंपल बता रहे हैं, क्योंकि यह एन प्लस एल रूल का उल्लंघन करते, पालन नहीं करते, और जो चीज पालन नहीं करता उसी को भाई हम उल्लंघन कहते हैं कि ये उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई फैमिली में ये मान के चले कि 2 बच्चे हैं, एक बच्चा जो माँ बाप के भाई खाना वाना मानता है तो उसे कहते हैं कि भाई ये शरीफ लड़का है, भाई खाना वाना मानता है, ठीक है। अब जो दूसरा है भाई वो खाना वाना नहीं मानता है तो उसको कहते हैं भाई ये उल्लंघन कर रहा है, कोई भी बातें बोलो करता ही नहीं है, बात को काट देता है, जो मन कर दो वो कर देता है। तो वो सिंपल यही है, सब छठे हुए लड़के, फैमिलियों में जो छठे लड़के हैं यही है सब, 1P 1D 2D 1F, इन सब का किसी से मतलब नहीं रहता है, क्योंकि एक रूल बनाया गया है, ये इस रूल का पालन नहीं करते हैं। तो बस सिंपल यही है भाई, आई बात समझ में। तुम कोई किसी से भी भाई ये क्वेश्चन कर सकते हो कि ये बताओ जब ये अबाऊ नियम बनाया गया था तो इसमें 1S था तो 1P क्यों नहीं आया, जैसे कि 2S है तो 2P लिखे हैं बट 1P क्यों नहीं लिखे, रीजन बताओ। तो भाई मैं बता दे रहा हूं, आधे से ज्यादा लोग बता नहीं पाएंगे, भल से पढ़ाते होंगे भाई लेकिन बता नहीं पाएंगे। ये इसकी असलियत जो होती है भाई, ये एन प्लस एल रूल जो होता है ये बनाता है इसको, क्या आना है क्या नहीं आना है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये सिंपल, ये इसकी कहानी, ठीक है, 1P 1D 2D 1F 2F, यही अब बाहू का सिद्धांत। अब इस पर हम चलेंगे, कुछ क्वेश्चन करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है अब बाहू प्रिंसिपल से, अब ये हम लोग देखने वाले हैं। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर इस पर कुछ क्वेश्चन देखने, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है अब बाहू नियम से, ये वाला पैटर्न ये नहीं मिटाया ताकि इसी पर हम क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आई मीन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, यदि आ जाए आपके सामने ऐसे कि 3Li, Li मतलब लिथियम, Li को लिथियम कहा जाता है, ठीक है। 3Li है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो अब बाहू के नियम से, इस नियम की सहायता से, अब बाहू के सिद्धांत के अनुसार। तो 3Li के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं, ठीक है, याद रखना है। एक चीज नोट करके लिखना है कि एस में जो होता है वो 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन मत भरना, पी में 6 से अधिक इलेक्ट्रॉन मत भरना, डी में 10 से अधिक इलेक्ट्रॉन मत भरना और एफ में 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन मत भरना, ठीक है। बस ये बात याद रखना, बाकी सब तुम लोग कर लोगे आराम से। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तो इसमें क्या भरोगे, 1s तो रहेगा, सिंपल 1s रहेगा। कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 3, एस में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, भर दिए। और देखो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, एक जो इलेक्ट्रॉन बचा उसको भरेंगे, लेकिन किस में भरेंगे, आगे वाला इथी में, ठीक है, आगे वाला उपकोष में। आगे क्या है भाई, 2s है तो यहाँ पे लिख देना 2s। कितना इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1, तो यहाँ पे क्या भर देना है, 1। ये हो गया बाहू नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बस ऐसे ही करना है, ठीक है। दूसरा देख लो, यदि तुम्हारे सामने दूसरा नंबर पे आ जाए क्या, मान के चलो 11 आ गया सोडियम, ऐसे आ जाए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो इसी नियम अनुसार। तो कैसे करोगे, सिंपल, सबसे पहली बात 1s है, 11 इलेक्ट्रॉन भरना है, यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यही प्रोटॉनों की संख्या होती है, याद रखना, ठीक है। तो 1s भरना, 1s, एस में भाई कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 11 तक इलेक्ट्रॉन भरना है तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 2। ये मत समझना कभी भी 3 भर दे, एस में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते हैं, इसको याद करना है, एस में 2 ही भरे जाएंगे, जब भी भरे जाएंगे अधिकतम 2, और कम कितने भरे जाएंगे, 1 या तो 1 भी नहीं। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 11 में से 2 निकल गए, बचे कितना, 9 इलेक्ट्रॉन भरना है, 9 इलेक्ट्रॉन अब इसके आगे जो आएंगे इसमें भरे जाएंगे। आगे नेक्स्ट नंबर में क्या आता है, 2s आता है, तो 2s लिख लो। फिर कितना इलेक्ट्रॉन, s है तो फिर इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन भरना, इससे ज्यादा मत भरना। फिर आगे जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो 2p में जाएंगे, यहाँ पर 2p आ जाएगा, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन बच गए, देखो 2 2 4, 11 में से 4 निकल गए, बचे कितना, 7 इलेक्ट्रॉन बच गए।
तो 2p, p में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 6 तक भर सकते हो। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6। तो जब 6 आ गया भाई, तो जरा बताओ कितना इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं अभी तक, 2 2 4 6 4 10, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है 11 होने में। तो एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 2p तक हो गया। नेक्स्ट कौन है, 3s। तो 3s में एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो इसमें चला जाएगा, सिंपल। बस ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना और कुछ नहीं करना। जैसे मान के चले कि आपके सामने क्या आ जाए 12 mg आ जाए, ठीक है, जिसको हम मैग्नीशियम कहते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहली बात 1s2 लिखोगे, 2s2 12 इलेक्ट्रॉन भरना है, 2s2, फिर 2p 6 लिखोगे, 3s 2 इलेक्ट्रॉन भर देना। गिन लो, 2 2 4 6 4 10 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन भर दिए, बात खत्म। आई बात समझ, आगे आ जाओ और देखना है तो नेक्स्ट देख लो, नंबर 4 वाला। यदि तुम्हारे सामने आ जाए 19 पोटेशियम आ जाए, परमाणु क्रमांक 19 पोटेशियम, पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। अब बाहु प्रिंसिपल से ऐसे ही, तो कैसे करोगे भाई, सबसे पहली बात 1s आता है, 1s वही पैटर्न रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p 19 तक इलेक्ट्रॉन भरना है, 2p 6 लिख लेना, फिर इसके बाद 3s2 लिख लेना। नेक्स्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, देख लो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया है, 2 हो गया, 2 2 4 6 4 10 10 2 12, 12 हो गया। और नेक्स्ट देखो 1s 2s 2p 3s 3p, 3p आएगा नेक्स्ट। यहाँ पे s तक तो हो गया, यहाँ पे आएगा 3p। p में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 6 तक। टोटल 19 से लाना है हमें, गिनो जरा, 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो 3p तक इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो बचा वो किस में जाएगा, 4s में जाएगा। तो यहाँ पर आता है 4s, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, एक, तो यहाँ पर एक भर देना, ठीक है। ऐसे किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोई दिक्कत कोई भी दे दे, कोई भी दे दे। मैं कह रहा हूँ कि 5वां ले लो, मैं तुमसे कह दूं भाई 26 कर लो, 26 FI के निकाल लो भाई, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। 26 इलेक्ट्रॉन भरना है इसमें, भरो। तो 1s2 2s 2 2p 6, फिर 3s 2 3p 6 भरोगे, 1s 2s 2p 3s, 3p तक 4s आएगा, 4s कितना इलेक्ट्रॉन, 2। देख लो कितना तक इलेक्ट्रॉन भरना है, 26 तक। कितना इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 18 2 20 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट कौन बचा है भाई, 3d आया है, 3d, d में 10 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, बट कितनी की जरूरत है, 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो बचे यहाँ भेज दो, हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। और तुम्हें ये भी बताएगा कि कौन किस ब्लॉक में आते हैं, ठीक है, ये तुम्हें बता देगा कौन किस ब्लॉक के एलिमेंट का तत्व है। जैसे कि और ले लो 7 नंबर, ठीक है, यहीं पे देखना है, पीछे वाली क्लास रिवीजन हो जाएगा। 10 में जो पढ़े होंगे, और पता नहीं शायद पढ़ाया गया होगा कि नहीं, 10 के 5वां चैप्टर, 10 में तो कट गया शायद एस ब्लॉक पी ब्लॉक वाला जो मेटलिक पावर साड़ी था, लेकिन हम पढ़ाए हैं, देख सकते हो वीडियोज पर। यहाँ से मान के चलो कि 13 एल्युमिनियम ले लो, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो 13 एल्युमिनियम, परमाणु क्रमांक 13 भरोगे, 1s2 2s2 2p 6, कितना इलेक्ट्रॉन, 13 भरना है, 2 2 4 6 4 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p यहाँ तक हो गया, 3s आएगा, 3s2 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 6 4 10 2 12, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। एक इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, p में, 3s के बाद 3p आता है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें। एक चीज नोटिस करना तुमको ये भी बता सकता है ये जितने हम तत्व लिखे हैं वो किस ब्लॉक के तत्व हैं। इस अबाहु नियम की सहायता से तुम एक चीज ज्ञात कर सकते हो, अबाहु नियम के सिद्धांत से, ठीक है, अबाहु के सिद्धांत से एक चीज का पता लगा सकते हो कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व किस ब्लॉक का है, ठीक है, अबाहु से इजीली बता सकते हो। और भाई इसका स्थान कहाँ है तुम खोज भी सकते हो इसी की सहायता से कि यह तत्व पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में किस जगह पर है। जैसे लिथियम की हम बातें करेंगे तो किस जगह पे होगा, किस ब्लॉक का है, तुम सब चीज बता सकते हो, ठीक है। इसकी संयोजकता कितनी होती है, XYZ सब भी बता सकते हो। ये अब बस एक यही सिद्धांत जो है तुम्हें सब चीज बता देगा, संयोजकता भी बता देगा, इसके ऊपर कितना प्लस रहना चाहिए, ऑक्सीकरण संख्या भी बता देगा। इसके बाद ये बता देगा कि ये किस ब्लॉक का है, किस समूह में है, किस आवर्त में है, सब चीज बता देगा। नेक्स्ट क्लास में यही सब पढ़ाएंगे, ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पर देखो सिंपल, हम यहाँ से एक बात बता दें कि ये किस ब्लॉक का है, तो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रवेश करता है ना वही ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। जैसे हम लिथियम की बातें करेंगे तो हम तुमसे कहते हैं कि लिथियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो सिंपल तुम इस पर देखना
कि आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जो एक गया है वो किसमें गया है, एस में गया है ना। तो लिथियम जो है यहाँ से ये है, यहाँ से ये आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन एस में है, ये भी किसमें है, एस में है। इससे ये मालूम चल रहा है कि लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये सब के सब किस ब्लॉक के हैं भाई। तुमसे कोई पूछ दे तो सिंपल बता देना कि ये एस ब्लॉक के है, क्योंकि आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रवेश करते हैं वही उसका क्या कहलाता है, ब्लॉक कहलाता है, सिंपल। यहाँ भी देख सकते हो, ये तुमसे कह दे कि ये 26 वाले जो है एफ आई आयरन कहते हैं, लोहा, ये किस ब्लॉक के एलिमेंट है। तो बस आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन देख लेना किस में गया है, डी में गया है। ये किस ब्लॉक के एलिमेंट हो जाएगा, डी ब्लॉक। बहुत जबरदस्त है भाई, ये बाहु सिद्धांत इजीली बता सकता है कि कौन कहां पर है, किस ब्लॉक का है। ये किस में है, आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया है, पी में। तो ये किस ब्लॉक का है भाई, पी ब्लॉक का है, ठीक है, पी ब्लॉक का है, सिंपल। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। दो ऐसे तत्व होते हैं जो अब बाहु नियम का भी उल्लंघन करते हैं, कहना नहीं मानते, वो सब। उन दोनों तत्वों के जिक्र हम करेंगे अभी जस्ट, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भाई अब बाहु नियम के सिद्धांत के जो उल्लंघन करते हैं वैसे तत्वों के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो अब बाहु नियम का उल्लंघन करने वाला पहला जो तत्व आता है वो आता है 24 क्रोमियम, ठीक है। और एक आता है भाई, अब वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा ले आप इस पर, वीआईपी है भाई, वीआईपी ये भी है भाई, ठीक है। एक आता है 29 कापर, ठीक है, कापर है, ये क्रोमियम है। यही दो ऐसे तत्व होते हैं जो अब बाहु नियम का क्या करते हैं भाई, उल्लंघन करते हैं। उल्लंघन मतलब कहना नहीं मानते। कैसे, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है ना, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 भरते चले जाओगे, 3p6, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, 4s आता है, 4s2 और 3d 2 2 4 6 4 10 दोबारा 6 18 2 20 और 20 तक हो गया क्या, यहाँ पे 20 हो गया, 4 24। ऐसे करने वाला तो ऐसे ही करेगा, जाहिर सी बात है। 4s2 भर देगा, 3d 4 भर जाएगा। ये अब बाहु नियम का उल्लंघन वहां करते हैं ना कि जब इलेक्ट्रॉन एस में जब भरने की बारी आएगी ना, जब इलेक्ट्रॉन एस में भरने की बारी आएगी, तो ये क्या काम करता है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे देता है, डोनेट कर देता है, ठीक है। एस एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देता है और ये 4 के बजाय क्या बना लेता है भाई, 5 बना लेते हैं। तो यहीं पर ये बाहु नियम का उल्लंघन करते हैं। बस ये किसके साथ होता है, केवल एस में एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ भरे जाते हैं, तो क्रोमियम और कॉपर के साथ। बाकी जितने एलिमेंट मिलेंगे वहां पर तुम क्या क्या इलेक्ट्रॉन भरना है, एस में 2 4s2 ऐसे भरते चले जाना, ठीक है। जैसे इसकी भी जब हम बातें करेंगे तो क्या लिखोगे, 1s2, ठीक है, 2s2 2p6 3s2 3p6, इसका फिर 4s में 1 ही भरना, फिर 3d में जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10 इसमें भेज देना डायरेक्ट। आखिर में क्यों यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहीं से ये जाके आप बाहु नियम का उल्लंघन कर देते हैं। एस के पास जब पहुंचते हैं ना ये दोनों तत्व क्रोमियम और कॉपर, तो अब बाहु नियम से सिंपल कहते हैं कि भाई अब हम आपकी कहना नहीं मानने वाले हैं, अब अपना मर्जी चलाएंगे। क्या करते हैं ये दोनों, अपना एक इलेक्ट्रॉन होना तो चाहिए 2, यहां भी 2 होना चाहिए, यहाँ पर 9 होना चाहिए और यहाँ पर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। बट क्या काम करता है कि एस एक इलेक्ट्रॉन अपना देकर इसको 5 बना देता है और एस यहां से भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर इसको 10 बना देता है। ऐसा इसलिए होता है, ये दोनों इसलिए उल्लंघन करने लगते हैं क्योंकि ये दोनों जो है ना, दोनों अपना विन्यास अस्थायी करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, अस्थायी विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। अस्थायी विन्यास प्राप्त करने का मतलब ये है कि एस जो होता है ना, एस अस्थायी तब होगा जब एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तब हम इसको कहेंगे कि ये अस्थायी है। अस्थायी का कंडीशन समझ लेना, ठीक है। या तो एस में 1 रहेगा तो इसको हम कहेंगे अल्प अस्थायी है, मतलब आधा अस्थायी, ठीक है। अस्थायी श्रेणी में ये भी आती है लेकिन अल्प अस्थायी, आधा अस्थायी, ये 2 कंडीशन अस्थायी को दर्शाता है, ठीक है। कोई भी उपकोष अस्थायी कब होंगे, जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे। पी कब अस्थायी होता है, तो पी में या तो 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब हम इसको अस्थायी कहेंगे, सिंपल। और दूसरी बात, यदि पी में इसके आधा 3 रहे तब हम इसको क्या कहेंगे, अस्थायी कहेंगे, ठीक है। ये सारा कंडीशन लिख दे रहे हैं। ये कैसा अस्थायी है, तो अल्प है, अल्प अस्थायी, ठीक है। ऐसे ही डी में 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो हम कहेंगे कि ये अस्थायी है। कैसा अस्थायी, पूर्ण रूप से अस्थायी। और डी में इसके आधा 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो ये भी क्या है भाई, अस्थायी है।
और कैसे अस्थाई, तो अल्प अस्थाई। तो ये अस्थाई विन्यास प्राप्त करने के वजह से, अस्थाई विन्यास प्राप्त करने के लिए एस जो है अपना इलेक्ट्रॉन डी को दे देता है, दान कर देता है, इसीलिए यहाँ पर उल्लंघन होने लगता है किसका, अबाउ प्रिंसिपल का, आई मीन अबाउ सिद्धांत का। ठीक है, कोई तुमसे पूछे कि क्यों यहाँ पर 4s के साथ 1 ही इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो कहना है कि सिंपल अस्थाई विन्यास प्राप्त करने के लिए, क्या लिखोगे, अस्थाई विन्यास प्राप्त करने के लिए यहाँ पे कह सकते हो, नोट करके लिख लो कि क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम और कॉपर अस्थाई विन्यास प्राप्त करने के लिए, अस्थाई अस्थाई विन्यास प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, करने के लिए अफबाऊ नियम का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, अफबाऊ नियम को उल्लंघन करते हैं, नियम का पालन नहीं करते, सिंपल ये भी लिख सकते हो, पालन नहीं करते, नहीं करते। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो ये भी अस्थाई हो जाएगा, अल्प अस्थाई, ये भी 5 ले लेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, डी, अल्प अस्थाई, तो दोनों अल्प अस्थाई बन जाएंगे। तो अस्थाई विन्यास प्राप्त करने के लिए ऐसे करते हैं सब, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है एस डी को। ठीक है, तो यही रीजन है, इसलिए ये भाई पालन नहीं करते, 2 ही नहीं करते, इसलिए इस पर स्टार लगा लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि जल्दबाजी में यही आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी करोगे आप बाहू के प्रिंसिपल से, यदि क्वेश्चन आया किताब में या कोई भी आया कहीं भी पूछ सकता है ये, तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ इसके साथ किया है, तभी ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आए हुए हैं। इन दोनों को देखते के साथ समझ जाना यदि इंपॉर्टेंट ये हाई जो एग्जामिनेशन होता है भाई, जैसे नीट आया तो यदि बाय द मानिंग चले आ गया वहां पर, आता तो बेसिकली है नहीं वहां पर ये, ठीक है, लेकिन वहां पर पूछा जाता है, निकाल के तुम्हें बता दिया सकता है कि कौन है, ये बताओ ये क्रोमियम जो है ये कौन अफबाऊ नियम का क्या बताए पालन नहीं करता है, तो इसमें ऑप्शन में दे सकता है, ऐसे दे देगा सिंपल डायरेक्ट, सोडियम दे देगा ऑप्शन नंबर ए, बी ऑप्शन में मान के चलो तुम्हारे पास दे दिया क्या, कैल्शियम दे दिया, ऑप्शन नंबर सी में दे दिया तुम्हारे पास क्या, Fi दे दिया, और ऑप्शन नंबर डी में दे दिया यदि तुम्हारे पास क्रोमियम दे दिया। अब कह दिया क्वेश्चन में कि बताओ कौन अफबाऊ नियम का पालन नहीं करता है, अफबाऊ नियम का पालन नहीं करता है, अफबाऊ नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, अफबाऊ नियम का पालन नहीं करता है, तो भाई पढ़ो, ये सब पढ़े रहोगे तब तो मारोगे ट्रिक ना। तो कौन है जो पालन नहीं करता, सोडियम करता है, कैल्शियम करता है, ये भी करता है, हाई जो है ना ये नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें कौन सही हो जाएगा, क्रोमियम। देख सकते हैं यहाँ पर ये पालन करना छोड़ दिया, रहना चाहिए H2 बट रहता क्या है इसमें S1। बाकी तुम कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लोगे ना, डी का, डी में ये भी प्रवेश, ये भी डी ब्लॉक तत्व है क्रोमियम, तुम कुछ भी ले लोगे ना तो वहां पर एस में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन भरना। ठीक है, लेकिन जब बात आएगी किसमें, इसके लिए क्रोमियम और कॉपर के लिए, तो हमेशा 4s के साथ 1 ही इलेक्ट्रॉन भरना है, जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे उसे डी में भर देना। ठीक है, तो ये बातें था आज का, अफबाऊ नियम खत्म हो गया, बस यही पढ़ाया जाता है। ठीक है, अफबाऊ नियम यही आता है, यहाँ से क्वेश्चन कुछ ऐसे ही बनते हैं, देख सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, क्रोड के रूप में इलेक्ट्रॉनों का स्थायी विन्यास कैसे किया जाता है। आप लोग बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। इसके बाद कुछ परमाणु मॉडल है, इसको देखेंगे, ये थॉमसन का परमाणु मॉडल है। इसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल है, कुछ कुछ मॉडल है उसको हम देखेंगे। इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समस्थानिक के संभारिक, बहुत कुछ पढ़ना है यार। ठीक है, बहुत डीपली, बहुत बड़ा, बहुत लेंदी ये चैप्टर है। इसको अच्छे से पढ़ लिए तो समझ जाना है कि तकरीबन 20% केमिस्ट्री पे पकड़ बना लिए। ठीक, तो आप लोग अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो सही लगा हो भाई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जहां नहीं समझ में आया होगा जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक, और वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते रहिए भाई, यही आता है। ठीक है, ये पढ़ लिया ना भाई, तो लिख के दे रहे हैं कि यदि पूरा अभी फिलहाल में जो हम पढ़ा रहे हैं यदि XYZ सब पढ़ लिए, आने वाले तुम यदि नीट और IIT किसी भी पेपर में बैठ जाओगे ना भाई, यहाँ से बहुत सहायता मिलेगा। एक चीज याद रखना, लेकिन याद रहेगा तब, भूल जाओगे तो जो यही सब पढ़ने के लिए इंसान कोटा जाता है, जाके यही सब बेसिक ही तो पढ़ाया जाता है ना भाई। बेसिक जब आएगा तभी तो आगे फाइट कर पाओगे। बेसिक ही नहीं मालूम है, डायरेक्ट झोला उठा के पहुंच गए तैयारी करने के लिए, तो घंटा कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात ये जितना है भाई, यही सब पढ़ाया जाता है वहां पर अपर क्लास में। ये कुछ ये नहीं है कि भाई गए ना IIT वाले कुछ खतरनाक पढ़ाते हैं, नीट वाले कुछ नहीं पढ़ाते खतरनाक, यही सब बताते हैं वहां पर भी।
ठीक है, बस हल्का हल्का खस घुमाते हैं, उसी में इंसान की हालत खराब हो जाती है। तो देख सकते हैं, इस पर कमांड अपना बनाए रखना। बहुत उम्दा लेवल तक बताने वाले हैं केमिस्ट्री हम, और बहुत जल्द हम 12 का मैथ भी पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर। आप लोग बने रहिएगा। वीडियो सही लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक स्क्रीनशॉट उतार लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक, कल की वीडियो में। तब तक धन्यवाद।